Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about of the second part of the Faraday current in electrotherapy. तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शंस एंड डेफिनेशंस टाइप्स ऑफ Faraday current एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिकेशंस एंड काउंटर इंडिकेशन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ओनली इंडिकेशंस और काउंटर इंडिकेशंस पढ़ेंगे। तो नाउ विल वी स्टार्ट टू द इंडिकेशंस एंड काउंटर इंडिकेशंस। तो फर्स्ट इंडिकेशन जो है हमारा फैसिलिटेशन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स हमारे जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन को और कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जो इंडिकेशंस होते हैं मीन्स हमारी बॉडी के लिए एक टाइप के एडवांटेज होते हैं कि किन किन कंडीशंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या हमारे लिए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स दिखेगा। तो फर्स्ट जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को और ज़्यादा फैसिलिटेट कराना, मीन्स जो पर्सन है, सपोज़ कोई पर्सन है उसके जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और उसमें कोई वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा, मीन्स जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का मूवमेंट्स है लाइक एज एल्बो का फ्लेक्शन मूवमेंट्स, तो ये मूवमेंट्स पेशेंट नहीं कर पा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, मसल्स वीक है, उसे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मसल्स कांटेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेटर होता है मीन्स फैराडे करंट्स होता है, उस वो क्या करता है, एक टाइप का हमें जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि वो दो टाइप का करंट होता है। एक तो हमारा डायरेक्ट फ्लो करंट होता है, मीन्स कंटिन्यूअस उसमें करंट का फ्लो होता है। तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो होने की वजह से हमारी मसल्स कंटिन्यू कांटेक्ट होती रहेगी, उसे रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मसल्स फटिग हो जाएंगे और ये करंट हम नहीं देंगे। तो फैराडे करंट में हमने मॉडिफिकेशन क्या क्या किया कि उसे सर्जिंग कर दी। सर्जिंग में हमने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन उसे हमने सर्ज कर दिया, उस कंटिन्यूस मूवमेंट जो करंट फ्लो था उसे हमने सर्ज करके उसे एक साथ टूथ टाइप ट्रेपेजोइडल एंड ट्रायंगुलर में डिवाइड कर दिया। तो उस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उस इंटेंसिटी के साथ करंट को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे एंड ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेंगे, जिससे कि मसल्स को कांटेक्ट एंड रिलैक्स होने का टाइम मिल जाए। ओके, तो ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें मसल्स में फिजियोलॉजी क्या क्या चेंज होती है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। जैसे ही हमने इस मसल्स को स्टिमुलेट किया तो स्टिमुलेट करने से इसके जो अंदर मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो गया। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया तो हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, जो मसल्स के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं, उनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है, न्यूट्रिशन की डिमांड है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो भी तो इंक्रीज़ होगा ना, तो वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी जो आर्टरीज़ हैं, हमारी कैपिलरीज़ हैं, आर्टेरियोल्स हैं, वो जो उनका डायामीटर है वो थोड़ा सा डायलेट कर जाता है, मीन्स वैसो डायलेशन होने देखने को मिलता है। वैसो डायलेशन हो जाता है तो ब्लड फ्लो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जो भी टिश्यूज है जिनकी डिमांड थी ऑक्सीजन की और न्यूट्रन की, तो उन्हें उन्हें जितना रिक्वायर्ड था उतना जाके उन्हें ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिल जाती है, जिससे कि हमारी मसल्स में ग्रोथ होता है। तो ये एक हमारी मसल्स की फिजियोलॉजी हो गई। ओके, अब उस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को हमें फैसिलिटेट कैसे कराना है तो वो समझते हैं। मीन्स कोई जो पेशेंट है जिसे अनेबल है कि उसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसे डिफ़िकल्टी हो रही है कोई काम करने में, तो हम उसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं कि वॉलंटरी, और उसके साथ साथ पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि आपको वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी देना है। आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करें, उसमें कॉन्ट्रैक्शन लेके आएँ और हम उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर भी देंगे। ओके, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है एक टाइप का एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है एक टाइप का कॉम्प्लेक्स है इसमें, कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या क्या इसमें न्यूरल सर्किट्स भी होते हैं, मीन्स एफरेंट इफरेंट फाइबर्स भी होते हैं, स्पाइनल लेबल भी होता है, एफरेंट फाइबर इफरेंट फाइबर है, और हमारा जो स्पाइन का लेबल हो गया, हायर सेंटर्स होते हैं हमारे जो कि हमारा तो एक टाइप का ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एफरेंट फाइबर इफरेंट फाइबर होते हैं वो क्या काम करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, एक्साइटेशन, मीन्स एक्साइटेशन ऑफ द स्मॉल फ्यूजिव मोटर्स, मीन्स एफरेंट फाइबर जो हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो एक्साइटेड जब होते हैं तो हमारा जो
क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे इंटरफ्यूजल मसल्स फाइबर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब सपोज पहले हम मसल्स की फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। मीन्स मसल्स हमारी जैसे हमारी जो मसल्स होती है स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये हमारी हो गई मसल्स। तो इसके पास क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं बाहर से, कुछ इंटरफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। तो जो इंटरफ्यूजल फाइबर्स होते हैं उनके पास क्या क्या होता है, उनके पास होते हैं हमारे न्यूक्लियर बैग हो गए, न्यूक्लियर चेन हो गई। तो ये हमारे फाइबर्स के पास होते हैं। जब हमारी मसल्स कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर हैं वो स्ट्रेच उन पे पड़ता है, स्ट्रेच पड़ता है। तो स्ट्रेच पड़ने की वजह से ये थोड़ा सा इनके जो एफरेंट फाइबर्स हो गए, हमारे जो एफरेंट फाइबर हो गए, वो जाके इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं स्पाइन लेवल तक। स्पाइन लेवल पे हमारा जो एंटिन हॉल सेल प्रेजेंट होता है, जो कि अभी आगे आप डायग्राम में समझेंगे, तो वो आके हमारे इंटरफ्यूजल फाइबर को एक्साइटेड करता है। तो इंटरफ्यूजल फाइबर जो हमारे एक्साइटेड होते हैं तो वहाँ पे हमारे मसल्स फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही बोलना है कि हमारे जो एफरेंट फाइबर है वो एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होने से उन्होंने क्या किया कि हमारे इंटरफ्यूजल मसल्स फाइबर को कॉन्टेक्ट किया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स स्पैंडल विच स्टिमुलेट टू द प्राइमरी नर्व एंडिंग, जो हमारी नर्व एंडिंग होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन को लेके लेके हमारे स्पाइनल लेवल है वहाँ तक जा रही है। तो वहाँ पे जो हमारी प्राइमरी नर्व एंडिंग होती है वहाँ पे जाके उसे स्ट्रेच करके एक स्टिमुलेट करती है, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन है जो सेंड द इंफॉर्मेशन टू द लार्ज एंटीहॉर्न सेल्स, जो कि कॉज करता है हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स फाइबर को एक्साइटेड करने का। तो यू कैन सी दिस डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स फाइबर हो गए, और ये हमारे जो अंदर आप देख रहे हैं ये हमारे इंटरफ्यूजल मसल्स फाइबर, इसके पास बैग है, न्यूक्लियर चेन है। तो ये हमारा पूरा जो डायग्राम है ये हमारा एक टाइप से मसल स्पेंडल का हो गया। इसमें क्या हुआ, कुछ हमारे अल्फा फाइबर्स हैं, कुछ गामा फाइबर्स होते हैं। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं हमारे स्पाइनल लेवल के पास। यहाँ पे ये हमारा हो गया प्राइमरी जो नर्व एंडिंग होती है वो। यहाँ पे एंडिंग जो जैसे ही स्टिमुलेट होगी तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे एंटिन हॉल सेल को देगी। एंटिन हॉल सेल से क्या होगा, दो टाइप से यहाँ पे एक लार्ज एंटिन हॉल सेल हो गई और एक ये हमारी स्मॉल एंटिन हॉल सेल हो गई, दो एंटिन हॉल सेल हो गई। तो एक एंटिन हॉल सेल होगी वो हमारे इन्फॉर्मेशन लेके आएगी, और हमारे जो एफरेंट फाइबर है सॉरी जो हमारे एफरेंट फाइबर हैं वो स्टिमुलेट होकर स्ट्रेच देंगे हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को। ओके, और जो लार्ज एंटिन हॉल सेल होती है वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगी, वो हमारी जो एंटागोनिस्ट मसल्स होती हैं उनको जाके रिलैक्स करने का काम करती है। मीन्स एक फाइबर जो गया स्मॉल एंटिन हॉल सेल से वो हमारे कॉन्टेक्शन दे रहा है हमारी एगोनिस्ट मसल्स, मीन्स हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स को कॉन्टेक्ट करा रहा है। और जो हमारे लार्ज एंटिन हॉल सेल है वो हमारे जाके जो हमारी ट्राइसेप्स ब्रेक जो मसल्स है उसे रिलैक्स करने का काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारी पूरी फिजियोलॉजी है, इसमें जो मसल्स कॉन्टैक्टिंग को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने का, जो कि हमारे यही पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि स्ट्रेच होते हैं मसल्स स्पैंडल। वो स्ट्रेच कैसे होते हैं कि ये स्टिमुलेशन जाता है प्राइमरी नर्व एंडिंग का, जिससे कि इन्फॉर्मेशन हमारे लार्ज एंटिन हॉल सेल के पास जाती है। लार्ज एंटिन हॉल सेल के पास जाती है तो वो एक्साइटेड करती है हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स फाइबर को। तो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स फाइबर स्ट्रेच होते हैं तो मसल्स स्पैंडल भी स्ट्रेचिंग होती है और उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिबिशन ऑफ द एंटिन हॉल सेल सप्लाई टू द एंटागोनिस्ट मसल्स। और जो हमारे इनिबिट हो रही है वो क्या करती है, एंटागोनिस्ट मसल्स को सप्लाई देती है, मीन्स हमारी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स को सप्लाई देती है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो मोटर न्यूरॉन्स को जाता है वो इनहिबिट करता है और वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो सेम ऐसे ही हमारा क्वाड्रिसेप्स का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा क्योंकि सपोज रिमोटेड आर्थराइटिस हुआ है, आर हुआ है नी जॉइंट पे, तो हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज़ करते हैं और पेशेंट को साथ में वॉलंटरी कॉन्टैक्ट भी कराते हैं, जिससे कि जो हमारी टेक्निक है, जो ट्रीटमेंट है, उसका और ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। तो ये सारे सब जो होता है वो पेन फ्री पोजीशन में होता है, पेन फ्री रहता है। ओके, तो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट भी वॉलंटरी कर रहा हो, उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दें। ठीक है,
सो नेक्स्ट इज अ मसल्स री एजुकेशन। मसल्स री एजुकेशन, जैसा कि हम आपको बता चुके कि कोई मसल्स है जो पहले से अपना एक्शन जिसका एक्शन था वो अब धीरे धीरे भूल गई। सपोज कोई पेशेंट को कोई सर्जरी हुई है, प्लास्टर्स लगा हुआ है, कोई बोन फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर्स लगा हुआ है, प्लास्टर्स अराउंड टू द 20 डेज, 20 डेज और 30 डेज ऐसा कुछ रहा है। तो उसकी वजह से उस मसल्स की जितनी सारी उस एरिया की जो मसल्स थी, अब उनकी एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो गई। उनका जो फंक्शंस था, जो भी मूवमेंट्स था, वो धीरे धीरे एक्शन था, वो सारा कुछ वो भूल गई। अब उसे हमें फिर से रीएजुकेट कराना है, फिर से उन्हें याद दिलाना है कि यस आपका काम ये है। तो रीएजुकेट कराने, अब ऐसे मसल्स को हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे तो वो किस टाइप का एक्शन करेगी उसे नहीं पता ना। तो उस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के साथ साथ आप वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी करेंगे। सपोज आपको क्वाड्रिसेप्स की मसल्स रीएजुकेट करानी है, तो क्वाड्रिसेप्स का जो एक्शन होता है एक्सटेंशन का, हिप जॉइंट को एक्सटेंड करने का, तो आपको साथ साथ में हिप जॉइंट को एक्सटेंड भी कराना है और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी देना है, जिससे कि उस मसल्स को अब उसका फंक्शंस है वो याद आ जाए। ओके, तो यही होता है कि मीन्स इनेबिलिटी टू कॉन्टेक्ट ए मसल्स वॉलंट्री मीन्स बहुत टाइम से जो मसल्स है प्रोलॉन्ग डिसयूज है वो अब इनेबल हो गई है वॉलंट्री कॉन्टेक्शन करने में, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो फेरेटिक करंट्स क्या करता है, रिस्टोर कर देता है हमारे जितने सारे मूवमेंट्स हैं प्रोलॉन्ग डिसयूज, पहले से बहुत टाइम से वो डिसयूज होने की वजह से जितने सारे मूवमेंट्स थे अब उन्हें फिर से वो रिस्टोर कर देता है। जैसे सपोज एग्जांपल्स है यहाँ पे इंटेंसिक मसल्स का है, इंटेंसिक फुट मसल्स का लॉन्ग स्टैंडिंग फ्लैट इन करेक्ट पोजीशन में हम खड़े रहें इस वजह से, या एबडक्टर हॉलिसिस मसल्स है जिसमें कि जो हेलेक्स वैल्गस होता है मीन्स हमारा बिग टो होता है वो अडक्ट कर जाता है बहुत ज़्यादा, और उसका जो एबडक्शन का मूवमेंट्स होता है वो बिल्कुल भी वो भूल जाता है, मीन्स कि उसे एबडक्शन भी कराना है। वो बिग टो है जैसे कि हमारा ये इस टाइप का बिग टो हो जाता है, ये हमारी फिंगर हो गई टूज फिंगर। तो बिग टू है, ये बिल्कुल भी इसका मूवमेंट जो है वो इस टाइप का इधर होना चाहिए, पर ये इस डायरेक्शन में जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये अपना मूवमेंट्स जो उसकी जो एक्शन है वो धीरे धीरे उसकी मसल्स है वो भूल गई है, ओनली एडक्ट हुए जा रही, एबडक्शन हो ही नहीं रही, मीन्स एबडक्टेड हॉलिसिस मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। अब उस मसल्स को उसका फंक्शन याद दिलाने के लिए, उसका रिस्टोर करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं और साथ साथ में पेशेंट को वॉलंटरी एबडक्शन भी कराएंगे जिससे कि वो ईजिली मूवमेंट्स हो जाए। ओके, तो पॉइंट क्या हमारा कह रहा है कि यहाँ Phatic stimulation used to produce contraction and help to restore the sense of movement। मीन्स ये हेल्प करता है हमारे मूवमेंट्स को फिर से रिस्टोर होने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ए न्यू मसल सेक्शन। अब ट्रेनिंग हमें ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे कोई फ्रैक्चर होने की वजह से तो मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, टेंडन बहुत ज़्यादा रप्चर हो जाते हैं तो हमें टेंडन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो टेंडन ट्रांसप्लांट मीन्स मसल्स का एक मसल्स का जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे टेंडन प्रेजेंट होता है जो कि मसल्स को कॉन्टेक्ट रखता है, मसल्स टू मसल्स को, तो वो टेंडन का काम होता है। अब हमें टेंडन को ट्रांसप्लांट करना है मीन्स अब मसल्स जो है उसका जो एक्शन था साथ साथ में टेंडन का वो एक्शन था, अब हम उस मसल्स को सपोज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स है उसका टेंडन आपको ट्रांसप्लांट करके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में लेके जाना है। तो टेंडन का पहले तो काम क्या था, फ्लेक्सर मूवमेंट्स कराना, अब उसे वो जब एक्सटेंसर जगह जाएगी तो उसे अब एक्सटेंसर मूवमेंट्स करना पड़ेगा, पर उसे एक्सटेंसर मूवमेंट तो नहीं आता है ना। तो यही हम यहाँ पे क्या देंगे, उसे ट्रेनिंग देंगे उसे एक नए एक्शन के लिए। अब उसे अभी तक फ्लेक्सर आता था, फ्लेक्सर उसे भूलना होगा और उसे एक्सटेंसर का मूवमेंट सीखना होगा। तो वो आफ्टर टेंडन ट्रांसप्लांट या रिकंस्ट्रक्शन होने पे मसल्स को रिक्वायरमेंट होती है एक डिफरेंट एक्शन, मीन्स जो पहले से प्रीवियसली कैरिड आउट करके मीन्स जो प्रीवियसली था उसे आउट करना है, अब एक डिफरेंट एक्शन उसे सीखना है। तो वो सीखने के लिए आपको क्या करना होता है कि वहाँ पे उसे सिखाने के लिए मसल्स को स्टिमुलेट करना होता है फेरेटिक टाइप का करंट का यूज़ करके हम,
तो न्यू एक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसमें पेशेंट को खुद थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। मीन्स उस जैसे ही ट्रांसप्लांट हुआ एक्सटेंसर साइड, तो एक्सटेंसर जो साइड की मसल्स है उसका जो एक्शन था, जिस एरिया पे हमने उसे ट्रांसप्लांट किया, उस एक्शन को करना होगा, वॉलंटरी कॉन्टैक्ट करना होगा। और उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे, जिससे कि हमारी जो टेंडन है वो नया एक एक्शन है वो सीख जाएगी एक लॉन्ग टाइम तक। तो कुछ टाइम तक आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट देते रहेंगे और एक लॉन्ग टाइम तक वो अचीव हो जाएगा, और फिर से मीन्स एक एक्शन है वो रेजुकेट हो जाएगा। एंड प्रीवियसली जितना सारा परफॉर्म था वो भूलते भूलते और नया एक्शन वो ट्रेनिंग से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ नर्व डैमेज। नर्व डैमेज मीन्स अ न्यूरोप्लेक्सिया हो गई मोटर नर्व्स में। तो नर्व हमारी डैमेज हो गई, तो इससे क्या हुआ कि किसी भी एरिया पे साइड पे हमारे एक पेरिफेरल नर्व डैमेज हो गई, ठीक है, नर्व इंजरी हो गई। तो वो एक जो पेरिफेरल होती है वो हमारे इंजरी होती है, जिसमें कि हमारे एक्सॉन जो होता है उस पर वो डिस्टर्ब नहीं होता है। मीन्स हमारा जो माइलिन शीथ होती है वो उसमें डिमाइनेशन होने लगता है, ठीक है, कि उसमें इंजरी हो गई किसी एरिया पे। तो इंजरी होने की वजह से क्या हुआ कि अब सिग्नल्स नहीं जा पा रहे हैं, तो मसल्स कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो व्हेन ए नर्व इज सीवियर, जैसे कि डिजनरेशन ऑफ द एक्सॉन टेक प्लेस आफ्टर सेवरल डे, जब नर्व डैमेज हो जाती है कुछ दिनों बाद हमारे एक्सॉन का डिजनरेशन होता है। उस टाइम के बीच में क्या हुआ कि वहाँ पे एक फ्यू डेज जैसे ही इंजरी हुई, तो उसके फ्यू डेज हमारी मसल्स कांटेक्ट नहीं कर पाती, तो इसलिए हम फेराइडिक करंट्स का यूज़ करते हैं। तो फेराइडिक करंट्स यूज़ करते हैं, और जो पेशेंट होता है जिसे इंजरी हुई है, तो उसमें फेरिज्म मीन्स हम फेराइडिक करंट का यूज़ करके उसके इम्पल्स को पास करते हैं। इम्पल्स पास होगी तो हमारे वहाँ पे डिजनरेशन है वो जल्दी होने लग जाएगा, और हमारे जो मूवमेंट्स है फिर से रिकवर हो जाएगी। इस जो नर्व है वो रिकवर हो जाएगी और मसल्स का जो एक्शन है वो होने लग जाएगा। नेक्स्ट इज अ सीबर्ड मोटर नर्व। जब हमारी कोई नर्व है वो सीवर्ड हो जाती है, मीन्स उसमें इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसे बोलते हैं क्षतिग्रस्त हो जाना नर्व का। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो एक्सॉन है वो डिजनरेट होने लग जाता है। बट हमें क्या चाहिए कि जल्दी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत कम टाइम में। तो डिजनरेशन के लिए तो बहुत टाइम लगता है ना, सेवरल डेज लगता है। तो उस टाइम की वजह से टाइम हमें बहुत कम टाइम में हमें मसल्स कांटेक्ट कराना है, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज़ करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, कुछ इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कराने लगते हैं, जिससे कि वो जल्दी से डिजनरेशन होने लगता है, और हमारी जो नर्व है वो फिर से डिजनरेट हो जाती है और मसल्स एक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। तो यही है, व्हेन नर्व एज ए सीवर्ड, जब नर्व इंजरी हो जाती है तो एक्सॉन उस एरिया के वो डिजनरेट बहुत लंबे टाइम तक हो पाते हैं। बट हमें क्या चाहिए होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में उसे हो कवर मीन्स फिर से रिकवर होना। और डिजनरेशन के लिए सेवरल टाइम लगते हैं, पर हमें फ्यू डेज में ही मसल्स कॉन्ट्रेक्शन चाहिए, तो हम फेराइडिक टाइप का करंट का यूज़ करते हैं। तो फेराइडिक करंट का यूज़ करना मीन्स उसे हम फेरिज्म भी बोलते हैं, और इसमें कि एक्सरसाइज का कोई रिस्पॉन्स, एक्सरसाइज हम लंबे टाइम तक कराएंगे तो उसमें गुड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इससे हम बोलते हैं मॉडिफाइड दिस डायरेक्ट करंट एज टू रिस्पॉन्स बिगिन टू द बीकन, और हमारा डीजनरेशन है वो जल्दी से होने लगता है और हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इसका इम्प्रूवमेंट क्या देखने को मिलेगा, मीन्स वेनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज कराने के लिए। मीन्स सपोज़ कोई एरिया पे अडीमा हुआ है, अडीमा क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स नहीं हो रहा है, वेनस रिटर्न नहीं हो रहा, तभी तो अडीमा हुआ है। मतलब ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती रहेगी तो अडीमा का कोई चांस ही नहीं बनते हैं। तो उस वेनस को रिटर्न के लिए हेल्प कराता है हमारा स्टिमुलेटर। अब वो कैसे कि रिटर्न नहीं हो रहा है, रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स है वो वीक हो गई हैं। मसल्स वीक हो गई, वो कॉन्टैक्ट रिलैक्स नहीं हो रही हैं, तो कॉन्टैक्ट रिलैक्स नहीं हो रही तो ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो रही, और धीरे धीरे वहीं पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ पे अडीमा फॉर्म हो रहा है। तब उसे हमें कम करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है उसमें। तो जो जिस एरिया पे हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे तो वहाँ की मसल्स है, जैसे ये मसल्स है, इसमें हम स्टिमुलेटर देंगे तो ये मसल्स कॉन्टैक्ट रिलैक्स होगी ना, तो कॉन्टैक्ट रिलैक्स होगी, जिससे कि हमारा जो लिम्फेटिक का वीनस का रिटर्न होगा। ओके,
जो कि हमारे ट्रीटमेंट का मोस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ होती है। मीन्स इसमें मसल्स हमारे कॉन्टैक्ट रिलैक्स होगी, एक टाइप का पंपिंग एक्शन होगा, अल्टरनेटली मसल्स कॉन्टैक्ट करेगी तो पंपिंग एक्शन होगा, जॉइंट मूवमेंट्स पे हमारे वेन है, लिम्फेटिक है, वो हमारे हार्ट की ओर सप्लाई हो जाएगी। तो जितना भी फ्लूइड है वो हमारे हार्ट की ओर जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा वीनस का रिटर्न हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये मोस्टली हम कराते हैं फैट अंडर प्रेशर में। फैट अंडर प्रेशर में इसका यूज़ होता है। ये ट्रीटमेंट हम मोस्टली आडीमा के लिए या कोई ग्रेविटेशनल अल्सर हो गया है उसके लिए हम इसका यूज़ कराते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो लिम्फेटिक रिटर्न है उसे इंकरेज करना होता है पंपिंग एक्शन से, जिसमें कि मसल्स कांटेक्ट करती है, अल्टरनेटली कांटेक्ट रिलैक्स होता है, जिससे जॉइंट मूवमेंट्स पे हमारे वेन है, लिम्फ है, वो मूवमेंट्स करके रिटर्न हो जाता है फ्लूइड। लास्ट जो हमारा इंडिकेशंस है वो प्रिवेंशन एंड लूजनिंग ऑफ अडहेशन। अब इसमें क्या है कि हमारा जो अडहेशन बन गया है जॉइंट के बीच में हमारे, तो उसे हमें प्रिवेंट करना है। आफ्टर इफ्यूज़न कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ उसके बाद एक जो हमारी मसल्स है उनके बीच में अडहेशन हो गया है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एडिक्वेट एक्सरसाइज करा रहे हैं। सर एक्सरसाइज हो रही है बट उसका कुछ भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, इफ्यूजन हो जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज़ करते हैं जिससे कि एडिशन है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाए और स्ट्रेच हो जाए। वहाँ पे स्ट्रेचिंग कराएंगे जिससे कि हमारी मसल्स कांटेक्ट करेगी और जो भी स्कार्स बन जाते हैं एडिशन की वजह से वो सारा कुछ नहीं बनेगा। आफ्टर इफ्यूजन सिंड्रोम, पेनफुल नी सिंड्रोम मीन्स कोई ट्रॉमा हो गया है, वहाँ पे मसल्स हमारे कांटेक्ट नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे मसल्स एट्रोफी हो जा रही है। तो एट्रोफी होने की वजह से हमारी जो मसल्स है वहाँ पे पेन हो जाएगा, एक नी सिंड्रोम वहाँ पे, और अदर्स जॉइंट इफ्यूजन हो गया और अदर सिम्टम्स देखने को मिलने लग जाएंगे। ओके, लास्ट जो कि न्यूरोप्लेक्सिया, जो कि हम आपको लास्ट इज अ न्यूरोप्लेक्सिया, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इंजरी हो जाती है हमारी नर्व में जिसे हम न्यूरोप्लेक्सिया बोलते हैं, जिसमें कि हमारे जो इम्पल्स होती है ब्रेन तक वो ऑरिजिनेट नहीं हो पाती, वो अनेबल हो जाती है पास होना, क्योंकि जिस एरिया पे लीजन है वहाँ से आगे पास नहीं होता है इन्फॉर्मेशन, तो अनेबल हो जाती है मसल्स का जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन तक जाना, और मसल्स हमारी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाती है। अब नाउ तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीन्स हमारी बॉडी के लिए क्या क्या ये डिसएडवांटेज का काम करता है। बहुत सारे हमारी बॉडी में डिसएडवांटेज होते हैं, तो वो आपको पेशेंट से मिलते टाइम, पेशेंट से बातचीत करते टाइम आपको पेशेंट से पता करना है, क्योंकि पेशेंट आपको नहीं बताएगा। अब आपको पता करना है तो वो आप कैसे उससे सारी बातें निकलवा पा रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या क्या होता है कि किन किन कंडीशन में आपको यूज़ नहीं करना है फैडिकल, जैसे कि पेशेंट को कार्डियक पेसमेकर है, इलेक्ट्रिकल इम्प्लांट हुआ है, मेटल इम्प्लांट हुआ है, कैरोटिड साइनस है, एपिग्लोटिस है, एब्डोमेन है, इनमें ऐसे कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट की कंप्लेन है, तो आपको करंट्स नहीं देना। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मीन्स फैराडिक करंट्स आप जब देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, और थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मेटल है वो अपने आप ही मीन्स वहाँ पे हीटेड हो जाएगी। या पेसमेकर लगा है पेशेंट को तो हार्ट पे थोड़ा सा पंपिंग एक्शन बढ़ जाएगा, तो हार्ट पे जो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो हार्ट को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जैसे कि पेशेंट को और ज़्यादा वर्स हो सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज एक्यूट इंजरी, कोई एक्यूट इंजरी हुई है तो जब तक आपको पता नहीं चले इसे एक्चुअल हुआ क्या है, उसका कोई डायग्नोस ना हो उस पाए, तो उससे पहले आपको ये फैराडिक करंट का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इज एक्टिव ब्लीडिंग मीन्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हैमरेज है, हाँ, तो उस कंडीशंस में आपको नहीं देना है स्टिमुलेटर, क्योंकि क्या होगा, हम स्टिमुलेटर देंगे तो वो और ज़्यादा हमारी वेसल्स है वो डायलेट कर जाएंगी, डायलेट करेंगे तो और हमारा ब्लड का मीन्स ब्लीडिंग होगी, हैमरेज और बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अ हाई फीवर मीन्स पेशेंट को फीवर है, तो उस कंडीशंस में आपको स्टिमुलेटर नहीं देना है, क्योंकि टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में आप स्टिमुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते, करंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने के साथ साथ वो जो इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इज अ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट है पेशेंट को तो आपको नहीं देना है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग क्या, जैसे ही हमने करंट दिया तो ब्लड फ्लो तो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, तो कोई जो क्लॉटिंग का कोई पार्ट है, कोई भी लॉस है, वो जाके ब्लड फ्लो के हमारे सर्कुलेशन के साथ साथ पहुंच के हमारे हार्ट में जाके कहीं कलेक्ट हो गया, क्लॉट कर गया, तो इससे हार्ट
के अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको इस कंडीशंस में करंट्स नहीं देना है। नेक्स्ट इज ए डिसलोकेशन और ए सबलक्शन। मीन्स आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसके जॉइंट पे कोई भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, रेडनेस देखने को मिल रही है, एडिमा देखने को मिल रहा है, तो जब तक आप उसे डायग्नोस ना करें तब तक आप उसे ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई डिसलोकेशन या सबलक्शन हुआ हो या कोई इंजरी हुई हो। तो ऐसी कंडीशंस में आपको फेरिक करंट्स नहीं देना है। नेक्स्ट इज अ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन्स है तो आपको वहाँ पे अबव टू द यूट्रस या उसके यूट्रस के एरिया के एब्डोमेन्स के एरिया पे आपको करंट नहीं देना है। पेशेंट से आपको पता कर लेना है पहले, उसके बाद ही आप करंट्स दें। नेक्स्ट इज अ कैंसर। कैंसर का कोई पेशेंट है, आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेक हो सकते हैं, कुछ सेल्स ब्रेक होकर वो कैंसर सेल स्प्रेड कर सकते हैं हमारी पूरी बॉडी में। तो जैसे कैंसर के स्प्रेड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस कंडीशंस में आपको करंट्स नहीं देना है। मेंटली अनस्टेबल पेशेंट, मेंटली अनस्टेबल जैसे छोटे बच्चे हो गए या थोड़ा ओल्ड एज पर्सन हो गए, एडल्ट पर्सन हो गए, तो इन कंडीशन ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली रखना है। और मेंटली अनस्टेबल है तो उन्हें नहीं देना है। हो सकता है वो आपके कहीं करंट्स का वो आपका प्लग हटा दे, लाइटनिंग का वहाँ करंट का चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हम पेशेंट को देने से पहले, अप्लाई करने से पहले करंट्स क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, तो वो सारा कुछ पेशेंट से पता कर लेना है। बीपी भी हो गया तो ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस ही होता है। ओके, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी समझेंगे, क्या क्या टेक्निक आप ट्रीटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा कुछ समझेंगे। थैंक यू।